गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम फिर स्पार्क इंस्टीट्यूट के इस फोरम पे अपनी पॉलिटी की सीरीज़ का एक नया लेक्चर लेके आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके काम आएगा और आपको इससे हेल्प मिलेगी। देखिए, जो मेरी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, ये उससे मैं थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ और मैं जानबूझ के पहले 73rd अमेंडमेंट को लेके आ रहा हूँ। उसके पीछे का कारण ये है कि हमें काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए हैं। जम्मू एंड कश्मीर में अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट निकली हैं, उसका सिलेबस निकला है, उसके अंदर 73rd अमेंडमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। तो दैट इज़ वाई हम 73rd अमेंडमेंट को आज पहले डिस्कस कर रहे हैं। जो मेरी सीरीज़ है उस वो अलग तरीके से चलती रहेगी। ये जानबूझ के मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ ताकि उन बच्चों को हम कैटर कर सकें जिनका अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। देखिए, अगर हम बात करें पंचायती राज को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइज़ेशन, व्हाट इज़ सेंट्रलाइज़ेशन, व्हाट इज़ डेवोल्यूशन, ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम समझते हैं सही तरीके से। देखिए, अगर हम भारत की बात करें, भारत एक बहुत बड़ा देश है। अगर हम इसके साइज़ के अकॉर्डिंगली बात करें, तो भारत 7th नंबर पे आता है वर्ल्ड में, साइज़ में। और अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली बात करें, तो भारत वर्ल्ड में 2nd नंबर में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, वो कहाँ पे है? भारत में है। एट द सेम टाइम अगर हम भारत की बात करें, भारत एक बहुत ही डाइवर्स देश है। डाइवर्स कैसे है? आप खुद देखें, अगर आप नॉर्थ में चले जाएँ, आपको आप नॉर्थ क्या, आप अपने घर से बाहर निकले, आपको डिफरेंट तरह की भाषा बोलने वाले लोग मिल जाएँगे। आपको डिफरेंट तरह के धर्म के लोग मिलेंगे। आपको अलग-अलग एथनिसिटी के लोग मिलेंगे। अगर हम नॉर्थ में चले जाओ तो आपको द्रविड़ी आर्यन एथनिसिटी मिलेगी, इंडो आर्यन एथनिसिटी मिलेगी। ईस्ट में चले जाओ मंगोलाइड एथनिसिटी मिलेगी। अगर साउथ में चले जाएँ तो आपको द्रविडियन एथनिसिटी मिलेगी। अगर आप वेस्ट में चले जाएँ तो आपको सिनो द्रविडियन एथनिसिटी मिलेगी। तो अगर आप अंडमान निकोबार चले जाओ आपको नीग्रोइड एथनिसिटी मिलेगी। थोड़ा अगर आप बाहर चलें तो आपको पुंछी बोलने वाला एक शख्स मिल जाएगा, एक आपको पहाड़ी भाषा बोलने वाला शख्स मिलेगा, एक आपको गोजरी भाषा बोलने वाला शख्स मिलेगा। कहा भी जाता है भारत के लिए कि घाट-घाट पे बदले पानी, चार कोस पे वानी। अगर आप अपने दोस्तों में ही देखेंगे तो आपको एक हिंदू मिल जाएगा, एक सिख मिल जाएगा, एक आपको क्रिश्चियन मिल जाएगा, एक जैनी भी मिल जाएगा, एक हिंदू मिल जाएगा। तो यहाँ से हम ये कन्क्लूज़न निकालते हैं कि भारत एक बहुत ही डाइवर्स देश है। अब एक बहुत ही बड़ा और बड़ा ही डाइवर्स देश है। अब आप ये पॉइंट ध्यान में रखें। अब दूसरी 2 बातें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सेंट्रलाइज़ेशन एंड व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइज़ेशन। देखिए, अगर हम सेंट्रलाइज़ेशन की बात करें, तो सेंट्रलाइज़ेशन क्या हुआ? सेंट्रलाइज़ेशन हुआ कि सपोज़ करते हैं आप एक क्लास के अंदर हैं। अब मेरी एक सपोज़ करते हैं मैं क्लास में हूँ और मेरी क्लास में 100 बच्चा है, 100 बच्चा है। अब अगर उन 100 बच्चों का हर एक फ़ैसला मैं करता हूँ, मतलब उस क्लास को पूरी तरह से मैं मैनेज करता हूँ, डस्टर भी मैं अरेंज करता हूँ, पेन भी मैं अरेंज करता हूँ, आपका आपकी फ़ीस इकट्ठी करनी है वो भी मैं कर रहा हूँ, आपका रजिस्ट्रेशन कर रही है वो भी कर रहा हूँ, साथ में पढ़ा भी रहा हूँ, हर एक काम मैं कर रहा हूँ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइज़्ड अप्रोच। यानी कि हर एक चीज़ किसके हाथ में? एक इंडिविजुअल के हाथ में, वही क्या कर रहा है? सारे फैसले कर रहा है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज़्ड अप्रोच। दूसरी अप्रोच होती है डिसेंट्रलाइज़ेशन यानी डिसेंट्रलाइज़्ड अप्रोच। अब डिसेंट्रलाइज़ेशन क्या हुई कि भई एक्चुअल में देखा जाए मेरा असली काम क्या है? पढ़ाना आपको। मैं क्या करता हूँ क्लास में 3 मॉनिटर्स अपॉइंट कर देता हूँ, ए, बी और सी। ए को मैं बोलता हूँ भई तुम्हारा काम है डस्टर, मार्कर वगैरह अरेंज करना। बी को बोलता हूँ मैं भई तुम्हारा काम है कि भई अगर कोई परेशानी पड़ जाए या फिर क्लास के अंदर कोई लड़ाई हो जाए तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना है। थर्ड का मैं बोलता हूँ कि आपका काम है भई फॉर्म भरवाना और फीस इकट्ठी करना। और अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक किस्म से क्या किया, मैंने अपनी जो पावर थी उसको मैंने डेलीगेट किया विद अकाउंटेबिलिटी और मैंने उनको अकाउंटेबिलिटी भी मैंने अज़्यूम करवा दी कि भई मैंने आपको अकाउंटेबिलिटी भी दी हुई है। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइज़ेशन, जहाँ पे मैंने अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज़ कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? मैं अपना असली काम कर पाऊँगा, मेरा असली काम क्या है? पढ़ाना आपको, और वो मैं इफ़ेक्टिव मैनर में कर पाऊँगा। तो आपको आइडिया बना डिसेंट्रलाइज़ेशन, सेंट्रलाइज़ेशन मतलब सारे काम मैं खुद कर रहा हूँ। डिसेंट्रलाइज़ेशन का मतलब क्या हुआ कि भई मैंने अपने काम डेलीगेट कर दिए और मैंने अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट कर दी है, उनको रिसोर्सेज़ भी प्रोवाइड कर दिए, हर एक चीज़ कर दी हुई है, ठीक है? और मैं अपने असली काम पे फ़ोकस कर पा रहा हूँ। अब आप मुझे बताएँ कि एक बड़े देश में, जिसका साइज़ बहुत बड़ा है,
मैंने आपको बताया जैसे 7th नंबर पे आपका साइज़ है और 2nd नंबर पे आपकी पॉपुलेशन में आते हो आप और ऊपर से आप डाइवर्स इतने हो कि भारत को सबसे डाइवर्स देश माना जाता है। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड अप्रोच चलेगी कि डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सेंट्रलाइज्ड अप्रोच लेंगे तो इतने बड़े देश को मैनेज करना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ेगी या डेवोल्यूशन ऑफ पावर करनी पड़ेगी। दैट इज़ व्हाई हम कहते हैं कि डेवोल्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज़ इम्पेरेटिव। अब वो हमने कैसे किया, अब हम उसको समझते हैं। इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज़ फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ यूनिटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इतना आइडिया बन गया। अब इस पे बात करते हैं। अब यूनिटी स्ट्रक्चर क्या हुआ कि जिसमें आपकी जो सारी पावर है वो किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, जैसे कि आपका यूके, यूके में यूनिटरी स्ट्रक्चर है क्योंकि वो देश वो भारत जितना बड़ा देश नहीं है, तो वहाँ पे यूनिटरी स्ट्रक्चर जो है वो सक्सेसफुल है, वहाँ पे वो एप्लीकेबल है। बट व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म होता है जिसमें पावर्स डिवाइडेड है किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में, जैसे भारत में। ऑल्दो अगर हम भारत की पूरी तरह से बात करें तो भारत क्वाजी फेडरल है। अगर एक्चुअल में हम बात करें क्वाजी फेडरल का मतलब है हम पार्शली फेडरल हैं, पार्शली हम यूनिटरी भी हैं, हमारी कुछ इंक्लिनेशन यूनिटरी स्ट्रक्चर की तरफ भी है। अब देखा जाए भारत इतना बड़ा देश है, ऑल्दो हमने पावर डिवाइड की है सेंटर और स्टेट के बीच में, बट क्योंकि वो इतना बड़ा है, इतना डाइवर्स है कि इससे भी हम सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। क्या मतलब? मैंने बताया आपको फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिटरी। फेडरल का मतलब, यूनिटरी का मतलब सारी पावर सेंटर के हाथ में। फेडरल का मतलब पावर डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट में। फॉर एग्जांपल, अगर सेंटर में पीएम है तो स्टेट में सीएम है। अगर सेंटर में आपका पार्लियामेंट है तो स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर है। अगर सेंटर में आपका यूपीएससी है तो हमारी स्टेट में जेकेपीएससी है। अगर सेंटर में आपका एसएससी है तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उसके मुकाबले में जेकेएसएस भी है। यानी सारे फंक्शन, सारी पावर्स डिवाइडेड है किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। क्लियर? बट क्योंकि भारत इतना डाइवर्स और इतना बड़ा देश है कि इससे भी हम इफेक्टिव मैनर में गवर्नेंस नहीं कर पा रहे थे। यही कारण था कि हमने क्या किया? हमने आपका, एक मिनट, हमने एक और लेवल पे क्या कर दी? आपकी डिसेंट्रलाइजेशन की। और वो किस लेवल पे की? मैंने बताया सेंटर तो था ही, स्टेट भी था। हमने स्टेट पे भी दो लेवल पे, एक लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन कर दी। क्या? विलेज लेवल पे हम क्या लेके आए? आपका पंचायत। और सिटी लेवल पे हम क्या लेके आए? आपकी म्युनिसिपैलिटी। अब इससे क्या हुआ? हमारे ये हमने क्यों किया है? वी डिड इट फॉर गुड गवर्नेंस। और पंचायती राज एक इसी डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच का एक बड़ा ही इम्पेरेटिव स्टेप है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया बनाओ कि हमने पंचायती राज क्यों लेके आए। हम क्यों लेके आए? फॉर गुड गवर्नेंस। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। एक मिनट में बस ये रब कर लूं। देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। हमने ये समझ लिया कि भारत का साइज़ बहुत बड़ा है, तो हमें क्या चाहिए थी? डेवोल्यूशन या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और पंचायती राज की बात करें, वो वही एक स्टेप है। देखिए, अगर हम बात करें पंचायती राज की, ऐसा नहीं है कि ये एक नया फिनोमिना है। ये आप बोलो कि ये मॉडर्न एरा में आ गया, आज़ादी के बाद आप एकदम से लेके आए, नहीं। जो एंशिएंट, अगर आप अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इट इज़ एन एंशिएंट इंस्टीट्यूशन, किसी न किसी फॉर्म में ये रहा ही रहा है। अगर हम वैदिक एज की बात करें तो एक शब्द था उस टाइम फ्रेम में, पंचायतन, जिसका मतलब होता था ग्रुप ऑफ 5 पर्सन, स्पिरिचुअल ग्रुप ऑफ 5 पर्सन। वही वहीं से ये शब्द निकला आपका, क्या? पंचायती राज। ऋग्वेद की अगर हम बात करें, वहाँ पे भी हमें डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलती थी सभा, समितिज़, आपकी सभा मिलती थी, समिति मिलती थी। ये भी एक किस्म से पंचायती राज को रिफ्लेक्ट करती थी, इनके पास पावर्स होती थी। अर्थशास्त्र की बात करें, अगर मैं आपको पूछूँ अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो प्लीज़ कमेंट में आप ये आंसर दें कि अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखा है। दूसरा पॉइंट, अर्थशास्त्र जो था वो डिस्कवर कब हुआ था। तीसरा पॉइंट, आप ये बताएं कि अर्थशास्त्र जब लिखा गया था तो उस टाइम फ्रेम में भारत पे कौन शासन कर रहा था। ठीक है, 3 सवाल किए हैं मैंने आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कमेंट सेक्शन में आप इसका
जवाब देंगे। अब अगर हम बात करें मैंने बताया मिडिवल इंडिया की बात करें, मिडिवल इंडिया में भी फॉर गवर्नेंस विलेज के पास सफिशिएंट पावर्स होती थी। आपका पटवारी होता था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, मुकद्दम होता था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, चौधरी होता था डिस्प्यूट वगैरह को सेटल वगैरह करने के लिए। तो किसी ना किसी फॉर्म में हमारा जो पंचायती राज था वो एग्जिस्ट करता रहा है। बट अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें तो जो ओरिजिन था मॉडर्न लोकल गवर्नमेंट का वो कहाँ पे था? रिपन रेजोल्यूशन 1881 1882। इस दौरान जो रिपन रेजोल्यूशन आया था इसी को हम याद रखें, क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ, देखिए क्या, मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल डेमोक्रेसी इन इंडिया। क्या लिखा मैंने? मैग्ना मैग्ना कार्टा मैग्ना कार्टा मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल डेमोक्रेसी इन इंडिया। एक और सवाल आपके लिए, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैग्ना कार्टा? देखिए मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा एक्चुअली क्या था? ये दुनिया का पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था जो ब्रिटेन में आया था। तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जो पहली बार ऑफिशियली आपकी प्रिंट होती है हम उसको क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। एक किस्म से हम उसको मेटाफराइज करते हैं, जैसे मैग्ना कार्टा ऑफ दिस, मैग्ना कार्टा ऑफ दैट, यानी कि वो चीज़ पहली है। यहाँ पे क्या बोला मैंने? मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी लोकल डेमोक्रेसी का जो पहला डॉक्यूमेंट था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, वो कौन सा था? रिपन रेजोल्यूशन 1881। यही कारण हम, आपको पता होगा, फंडामेंटल राइट्स को भी हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी क्या मतलब है कि भारत के संविधान में जो पहला आपका डॉक्यूमेंट ऐड हुआ दैट वाज फंडामेंटल राइट्स, दैट इज वाई हम उसको क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने बताया आपको यही का, और एक बात और ध्यान में रखें, यही कारण है लॉर्ड रिपन को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया? देयर वाज रिवाइवल ऑफ विलेजेस, काफ़ी स्टेप्स लिए गए आपके इंडिपेंडेंस के बाद, जहाँ हमने क्या किया, ये स्टेप जहाँ हमने पंचायत विलेजेस को अपलिफ्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लिए, पंचायती राज को रिप्लेनिश करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लिए। आगे चलते हैं। अब जब भारत आज़ाद हुआ तो मैंने आपको जैसे बताया था, देखिए गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था व्हेन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड पब्लिक ओपिनियन विल डू व्हाट वायलेंस कैन नेवर डू। क्या? व्हेन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड पब्लिक ओपिनियन विल डू व्हाट वायलेंस कैन नेवर डू। देखिए गांधी जी हमेशा कहते थे कि असली भारत जो है वो गांव में है, और वो हमेशा कहते थे कि जो गांव है आपको उसको एम्पावर करना है, अपने विलेज पंचायत को एम्पावर करना है। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यही कारण था हम गांधी जी को मैजिशियन बोलते थे। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे मैं आपको उसमें बताऊंगा, गांधी जी को हम मैजिशियन बोलते थे किस्म से। क्यों? क्योंकि वो इस तरह के लोकल मुद्दों को उठाते थे कि जो मासेस था वो उनका दीवाना था उस टाइम फ्रेम में। यह हमें पता चलता है, जैसे दांडी मार्च की बात करें, जब वो निकले थे आपके, तो वहाँ पे दांडी की तरफ तो 76% थे उनके साथ, और जब वो वहाँ पहुंचे तो 6 लाख थे। यहाँ से पता चलता है कि मासेस उनको कितना फॉलो करती थी। और गांधी जी यही कहते थे कि असली भारत गांव में रहता है। यही कारण है कि जब भारत आज़ाद हुआ हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स लेके आए, जैसे कि हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। हम नेशनल एक्सटेंशन स्कीम लेके आए, एनईएस। अगर हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, ये हम लेके आए थे 2 अक्टूबर 1952 गांधी जयंती वाले दिन। और इसका मेन मोटिव क्या था कि इस तरह से लोकल गवर्नेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, और ताकि जो लोकल आपकी बॉडीज़ हैं वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें। यहाँ पे इन्होंने एक यूनिट, ब्लॉक यूनिट क्रिएट किया था, और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि उस ब्लॉक यूनिट का जो हेड होगा वो कौन होगा? आपका बीडीओ। तो इस लेवल तक ब्लॉक एक मेजर यूनिट होता था। अगर हम नेशनल एक्सटेंशन स्कीम की बात करें, ये कब आई थी? 1953 में। और ये भी एक किस्म से आपका जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसी को एक आप कह सकते हो हेल्प आउट करने के लिए आई थी, इसी की एक एक्सटेंडेड फॉर्म में थी। ठीक है, जहाँ पे हमने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्रिएट किए थे, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट यूनिट्स क्रिएट किए थे, और उनको हमने फैसिलिटेट किया गया था। ठीक है, बट ये दोनों फेल हो गए, और सबसे बड़ा कारण इनके फेल होने का क्या था? देयर वाज कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। देखिए कई बार एक सवाल आता है कि क्या कारण है कि ब्यूरोक्रेट्स, और अगर हम पॉलिटिशियंस में देखें तो पॉलिटिशियंस का रुतबा ऊपर होता है, ब्यूरोक्रेट्स उनके नीचे काम करते हैं। क्या कारण है इसका? कोई बता सकता है आप में से मुझे? इसके पीछे का कारण सबसे ये है कि भई जो पॉलिटिशियंस हैं, हम क्योंकि एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो डेमोक्रेसी क्या कहती है कि भई विल ऑफ द पीपल विल मैटर, विल प्रिवेल।
जो लोगों की विल है वो सबसे ऊपर है। हम अगर प्रेम्बल की बात करें, वो भी क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हर जगह किसकी बात हो रही है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने आपको कि प्रेम्बल के पास अगर अथॉरिटी है तो वो क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास अथॉरिटी है वो क्यों है, क्योंकि हमने उसको अथॉरिटी दी है, लोग सबसे ऊपर है। यही कारण है कि भाई जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनके जो उम्मीदवार हैं उनको हमने चुन के भेजा है वहां पे। यही कारण है जो पॉलिटिकल के आपके एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, इनके पास ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू ब्यूरोक्रेसी। अब बट अगर हम यहाँ पे क्या ट्राई कर रहे हैं कि लोगों के हाथ में पावर है, हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में या पंचायती राज को एस्टैब्लिश करने में, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के हाथ में पावर है। बट क्योंकि उस टाइम पे ब्यूरोक्रेसी का इतना कंट्रोल था कि वो चीज़ नहीं हो पाई, बोथ फेल्ड एज दे वर ट्रैप्ड विद द कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी विच कुड नॉट अप्रिशिएट दैट द इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट मस्ट बी लेफ्ट विद पीपल। एट द सेम टाइम आपकी देयर वाज लैक ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस नहीं थी, लोग जो थे वो सेंसिटाइज नहीं थे इन चीज़ों को लेके। यही कारण था फिर आखिरकार गवर्नमेंट ने एक कमेटी एस्टैब्लिश की, कौन सी, बलवंत राय मेहता कमेटी, ये देखने के लिए कि आखिर ये जो दो प्रोग्राम्स थे ये फेल क्यों हुए। क्लियर, आगे चलें, ठीक है। अब देखते हैं जरा इसको। अब पहली कमेटी कौन सी आ जाती है, पहली कमेटी है आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी। देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी की बात करें तो ये अपॉइंट कब हुई थी, ये अपॉइंट हुई थी 1957। क्यों अपॉइंट हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन स्कीम को स्क्रूटनाइज करने के लिए, ये देखने के लिए कि वो फेल क्यों हुई। अब इस कमेटी ने क्या कंक्लूजन निकाला, इस कमेटी ने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई सबसे बड़ा कारण आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के फेलियर का या नेशनल एक्सटेंशन स्कीम के फेलियर का ये था कि लोगों के हाथ में पावर नहीं थी, लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं थी। यही कारण था, इन्होंने क्या रिकमेंड किया, इन्होंने रिकमेंड किया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। अब हम इस चीज़ को समझते हैं, व्हाट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। दोबारा एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं आप मेरी क्लास में बैठे हुए हो। अब अगर आप मेरी क्लास में, मैंने आपको बोला कि अगर मैंने 3 मॉनिटर अपॉइंट कर दिए, डिसेंट्रलाइजेशन मैंने आपको एग्जांपल दी थी अभी, मैंने बोला ए, बी और सी जो है वो 3 मॉनिटर हैं। अब जो ए है वो आपके फॉर्म भरेगा और फी स्ट्रक्चर का ध्यान देगा, जो बी है आपका वो मार्कर वगैरह का ध्यान देगा, जो सी है आपका वो क्लास में आपका डिसिप्लिन मेंटेन रखेगा, ठीक है। अब अगर मैंने डिसेंट्रलाइजेशन की, बट दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, अगर मैं क्लास को बोलता भाई आप अपने में से 3 बंदों को चुन लो, वोटिंग करो, दैट वुड बी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो आप समझे व्हाट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, और इसी को पॉपुलरली हम क्या बोलते हैं, पंचायती राज। क्लियर, उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आया ये। अब अगर हम बात करें बलवंत राय मेहता कमेटी की, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी थी, आपको ये सारी की सारी याद होनी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि भाई एक 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। क्या, एक 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। अब हम इसको समझते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई सबसे लो लेवल पे होनी चाहिए आपकी ग्राम पंचायत, उसके बाद अगर हम ऊपर जाएं तो क्या होनी चाहिए आपकी पंचायत समिति, और उसके ऊपर क्या होना चाहिए, जिला परिषद। देखिए इन्होंने क्या कहा, मैंने बताया आपको कि विलेज लेवल पे क्या होनी चाहिए आपकी ग्राम पंचायत, आपका जो ब्लॉक लेवल है उस पे क्या होना चाहिए, पंचायत समिति, आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पे क्या होना चाहिए, जिला परिषद। ठीक है, क्या बात की 3 टायर सिस्टम की। 3 टायर सिस्टम क्या, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट। विलेज पे क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पे क्या होना चाहिए, पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होना चाहिए, जिला परिषद। अब अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि जो ग्राम पंचायत है यहाँ पे होंगे डायरेक्ट इलेक्शन, जो जिला परिषद है और जो पंचायत समिति है यहाँ पे अगर किसी को जाना है तो वो क्या होंगे आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन।
अगर हम बात करें मेरे लास्ट लेक्चर की, अगर आप बात करो, अगर आपने प्रियम्बल मेरे से पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपको डेमोक्रेसी पढ़ाया था। डेमोक्रेसी में मैंने बताया था 2 तरह की डेमोक्रेसी है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसमें आप डायरेक्टली अपने उम्मीदवार को चुनते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप अपने अपने गाँव में थे तो आप, क्योंकि आप 18 साल से ऊपर हैं, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, तो आपने अपने पंच को इलेक्ट किया। देखा जाए आपने डायरेक्टली अपने उम्मीदवार को इलेक्ट किया ना, जो आपको रूल करने वाला है। तो दैट इज़ व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इंडिया की बात करें, अगर जनरली हम बात करें इलेक्शन की, तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्यों? आप इलेक्ट करते हो एमपी को, एमपी इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को, आपने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं किया है, तो दिस इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आप इस चीज को समझ रहे हैं? ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतना क्लियर है मैंने क्या बोला? विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। ग्राम पंचायत पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, आपका डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। और वैसे ही अब जो ग्राम पंचायत में पंच वगैरह इलेक्ट होकर आए, आगे वो पंचायत समिति के जो चेयरमैन वगैरह होंगे, उनको कौन इलेक्ट करेगा? उनको वो पंच इलेक्ट करेंगे, ना कि मैं। तो देखा जाए क्या होगी? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। ठीक है ना? तो क्या बोला इन्होंने? जिला परिषद और पंचायत समिति के लेवल पे क्या होगी आपकी? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा इन्होंने। पॉइंट क्या रखा? कि भाई इन तीन में से एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन होगा? तो एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात की जब, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई जो पंचायत समिति है वो क्या होना चाहिए आपकी? एग्जीक्यूटिव बॉडी। 3 रिकमेंडेशंस बताई। पहली रिकमेंडेशन 3 टायर सिस्टम, मैंने एक्सप्लेन किया, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट। दूसरी रिकमेंडेशन डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ग्राम पंचायत लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन, और जिला परिषद पंचायत समिति लेवल पे आपके इनडायरेक्ट, उधर डायरेक्ट इलेक्शन और ऊपर इनडायरेक्ट इलेक्शन। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया? कि तीनों में से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन होगा? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगा पंचायत समिति। मैं उम्मीद करता हूँ पॉइंट आपको क्लियर है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला? नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला कि देयर शुड बी अ, आगे चलते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने? कि देयर शुड बी अ जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर। There should be a genuine transfer of power and responsibility to these democratic bodies। ये जो democratic bodies, ये तो पंचायती राज, ये पंचायत आप जो establish कर रहे हो, यहाँ पे आपने इनको हवा में establish नहीं करना है। इन्होंने बोला कि आपको उनको powers भी देनी है, at the same time आपने उनको responsibility भी देनी है। देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मैंने, सपोज करते हैं आपके मदर ने बोला आपको कि भाई जाओ बाहर से जाके चॉकलेट लेके आओ। ठीक है, अब आपका मन था नहीं बाहर जाने का, आपको उन्होंने पैसे भी दिए कि जाओ जाके लेके आओ। ठीक है, अब आपने क्या किया? आपका मन नहीं था तो आपने अपनी बहन को बोल दिया कि भाई आप एक काम करो, तुम जाके लेके आ जाओ यार, पावर्स वगैरह सब जाके तुम लेके आ जाओ। ठीक है, आपने उसको पैसे भी दे दिए। बट अगर सपोज करते हैं, अब ये आपने क्या किया? डिसेंट्रलाइजेशन किया, आपने डिसेंट्रलाइज किया अपनी, आपने डेलीगेट किया आगे जाके अपनी पावर को। ठीक है, अब बट अगर आप उनको वो पैसे नहीं दो, तो क्या वो जाके वहां पे चॉकलेट खरीद सकती है? नहीं खरीद सकती ना। तो आपको इनफ पावर भी देनी है। आप सीधे जाके नहीं बोल सकते जाओ भाई आप चॉकलेट खरीद के लाओ। एंड एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी देनी है, ताकि वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। पॉइंट क्लियर हुआ? सेकेंडली उन्होंने ये भी बोला कि ऑल द प्लानिंग एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज शुड बी इंटरेस्टेड टू देम। जो भी प्लानिंग एक्टिविटीज हैं, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, वो भी आपको इनको देनी है। जैसे अगर आपके गांव में छोटा सा पुल बनना है, तो आपको अपने पंच के पास जाना है, उनके पास वो पावर होनी चाहिए। एट द सेम टाइम उनको वो रिसोर्सेज भी आपको देने कि भाई अगर आपने उनको बोला है कि भाई आप जाओ कि हम एक पुल बनाना चाहते हैं, वहाँ पे हम एक ब्रिज बनाना चाहते हैं, तो आपका जो पंच है वो जाएगा वीडियो के पास, कंसर्न वीडियो के पास, जो भी आपका आगे वहाँ पे आपका वर्कर होगा, वहाँ पे जाएगा, वहाँ से फंड्स एलोकेट होंगे और वो जाके वहाँ पे बनाएगा। और अगर आपको पता होगा, जो आपके पंच सरपंच होते हैं, इनके पास भी एक अपना रिसोर्स होता है, फाइनेंशियली कैपेबल होते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या? अब जो ये रिकमेंडेशन थी किसकी? बलवंत राय मेहता कमेटी की। ये रिकमेंडेशन कब एक्सेप्ट हुई? ये हुई आपकी, देखिए जैसे एनडीसी होता है, एनडीसी क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसने ये रिकमेंडेशन कब एक्सेप्ट की थी? 1958 में। आपके लिए क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज एनडीसी? प्लानिंग कमीशन में जो, आई एम सॉरी, अर्स्ट वाइल प्लानिंग कमीशन में और एनडीसी में क्या रिलेशन था? आप जरा ये देखें और मुझे जरूर बताएं। ठीक है, अब एनडीसी ने रिकमेंड तो कर दिया, बट क्या था? देयर वाज नो सिंगल पैटर्न। इट वाज लेफ्ट टू द स्टेट टू इवॉल्व विद देयर ओन पैटर्न्स। मतलब क्या हुआ? सपोज करते हैं, अब यहाँ बोला कि 3 टायर सिस्टम है, बट ये चीज़
जब बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन दी और जब इसको एनडीसी ने अप्रूव किया, तो हर स्टेट को बोला आप अपनी मर्जी से चलाओ पंचायती राज को। अब तमिलनाडु की बात करो, उसमें 4 टायर सिस्टम था, कहीं और की बात करो, गुजरात महाराष्ट्र की बात करो, वहाँ 2 टायर सिस्टम था, कहीं 3 टायर सिस्टम था, हर जगह पे अलग अलग तरह से सिस्टम थे। तो एक पर्टिकुलर एक सिंगल पैटर्न नहीं था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से आपकी जो पंचायती राज था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब एनडीसी ने अप्रूव दे दिया, तो सबसे पहले जो पंचायती राज एस्टैब्लिश हुआ वो कहाँ हुआ? राजस्थान में। कहाँ पे? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। कब? 2 अक्टूबर 1959। कब? आपकी गांधी जयंती वाले दिन। इसके बाद ये कहाँ एस्टैब्लिश हुआ? इसके बाद ये एस्टैब्लिश हुआ था आंध्र प्रदेश में। बट जैसे मैंने आपको कहा, ये वेरी करता रहा फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये चीज़ वेरी करती रही। ठीक है। ये भी कारण था कि भाई ये जो आपका पंचायती राज था वो उस टाइम फ्रेम में फ्लॉरिश नहीं कर पाया और देयर वाज अ डिक्लाइन इन पंचायती राज। जो हमने सोचा था कि पंचायती राज ये कर देगा वो कर देगा, बट वैसा नहीं हो पाया। आगे चलते हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, फिर क्या हुआ फिर, क्योंकि मैंने आपको बताया बलवंत राय मेहता कमेटी ने ऑल्दो रिकमेंड तो किया था, बट वो इतने अच्छी तरीके से परफॉर्म जो पंचायती राज था नहीं कर पाया, क्योंकि कोई एक सिस्टमैटिक मैनर में काम नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है। अब फिर दोबारा एक कमेटी बैठी। कौन सी कमेटी बैठी? अब सेकंड जो कमेटी बैठी बैठी उसका नाम था आपका अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, एक मिनट। ओके, फिर मैंने जैसे आपको कहा, फिर कौन सी कमेटी बैठी? फिर बैठी आपकी अशोक मेहता कमेटी। अब अशोक मेहता कमेटी का बैठी, ये बैठी थी 1977 में। इसने टोटल 133 रिकमेंडेशंस दी थी। अब अगर हम बात करें, अब इसकी देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस अगर किसी की हैं तो वो है आपकी अशोक मेहता कमेटी की। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक एक रिकमेंडेशन आपको याद करनी है और मैं आपको ट्राई करूंगा एक निमोनिक के थ्रू आपको मैं याद करवा सकूं। देखिए सबसे पहले जो पॉइंट है वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसमें क्या फर्क था। बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला था 3 टायर सिस्टम। पहला पॉइंट याद रखें, इसने बोला 2 टायर सिस्टम। 2 टायर सिस्टम क्या? इसने बोला भाई एक होना चाहिए क्या? मंडल। मंडल के ऊपर होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट। मंडल में होगी आपकी क्या? मंडल पंचायत। और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे क्या होगी आपकी? जिला परिषद। ठीक है। इसने बोला 2 टायर सिस्टम शुड बी रिप्लेस्ड विद 3 टायर सिस्टम। और मैंने क्या बताया आपको, जैसे कि जो जिला परिषद है वो होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और मंडल लेवल पे क्या होनी चाहिए? आपकी मंडल पंचायत। अब मंडल क्या होगा? इन्होंने बोला कि 15 से 20,000 की जो पॉपुलेशन के जो आपके विलेज हैं, उन सबको अगर आप कंबाइन कर दो, एक ग्रुप ऑफ विलेज बना दें जहाँ पे 15 से 20,000 पॉपुलेशन हो, उसको हम क्या बोला करेंगे? एक मंडल बोला करेंगे। और मंडल को कौन लीड करेगा? आपका वहाँ पे क्या होगा? मंडल पंचायत। और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा? आपकी जिला परिषद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट है, इट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जो डिस्ट्रिक्ट है वो पहला पॉइंट होना चाहिए आपका किसका? डिसेंट्रलाइजेशन का। ठीक है। वहां पे क्या था? ब्लॉक था, आपको याद होगा। बलवंत राय मेहता कमेटी ने किस पे बोला कि ब्लॉक होना चाहिए? पंचायत समिति की बात की थी उसने, एग्जीक्यूटिव बॉडी की। यहाँ किसकी बात हुई है? डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और जो जिला परिषद है उसको क्या बोला? एग्जीक्यूटिव बॉडी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हमेशा ध्यान में रखें। दोनों में क्या फ़र्क था? उधर 3 टायर, इधर 2 टायर। उधर बोला गया ब्लॉक एक बेसिक यूनिट है, यहाँ बोला गया भाई आपका डिस्ट्रिक्ट एक बेसिक यूनिट है। उधर बोला गया पंचायत समिति को एग्जीक्यूटिव बॉडी, यहाँ पे क्या बोला गया? आपका जिला परिषद को क्या बोला गया था? एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये तो मेजर रिकमेंडेशंस आ गई। अब इसकी कुछ और रिकमेंडेशंस है, उसको कैसे याद करना है? आपने वर्ड याद करना है क्या? NOTES। आपको मेरे से क्या मिल रहे हैं? नोट्स मिल रहे हैं। आपको स्पार्क इंस्टीट्यूट क्या प्रोवाइड कर रहा है? नोट्स। अब याद रखें आप, एन से क्या आ गया? एक पॉइंट और, 132 रिकमेंडेशंस थी। सॉरी, मेरे को अभी ध्यान में आया, वो मैंने 133 लिखवा दिया ना, 132 रिकमेंडेशन थी मेरे को जहाँ तक याद आ रहा। हाँ, नोट्स। एन से क्या भाई? आपको क्या एस्टैब्लिश करनी है? न्याय पंचायत एस्टैब्लिश करनी है। न्याय पंचायत शुड बी केप्ट एज अ सेपरेट बॉडी फ्रॉम दैट ऑफ डेवलपमेंटल पंचायत। कि न्याय पंचायत को आपने क्या करना है? एक अलग से एक बॉडी बनाना है। ठीक है। और वहाँ पे क्वालिफाइड जज आपने बिठाने हैं, जो कि क्या करेंगे? जो भी पंचायत के मामले होंगे, जहाँ पे इश्यूज होंगे, वहाँ पे वो उसको डिस्कस करेंगे। तो एन से क्या आ गया आपका? एन से आपका आ गया न्याय पंचायत। ठीक है। ओ से क्या आ गया? ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है आपने उनको आपने क्या करना है? उनको पार्टिसिपेट करवाना है। देखिए उससे फायदा क्या होता है, अब आप खुद सोचें। अगर आपकी एक छोटी सी दुकान है, उसकी इनॉग्रेशन में मोदी जी आ जाते हैं,
तो होगा क्या? एकदम से पूरी मीडिया कवरेज, हर चीज़ क्या होगा, उस एक शॉप के ऊपर हो जाएगी कि भाई इसकी दुकान, इसकी शॉप पे प्राइम मिनिस्टर मोदी आया। एकदम से रुतबा आपका बढ़ जाएगा। वही इन्होंने बोला कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल उस टाइम फ्रेम में जो भी थी, उनको क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए किसके अंदर, पंचायत के इलेक्शन में। अब जब वो पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, पंचायत का रुतबा उठ जाएगा। तो पहला एन से क्या आ गया, न्याय पंचायत। उससे सेकंड पॉइंट क्या आ गया, ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। टी से क्या आ गया, आपको कंपलसरी पावर ऑफ टैक्सेशन देनी है। अब आप ऐसा तो नहीं पंचायत आप एस्टैब्लिश कर दोगे, उनके पास फाइनेंसेस होंगे नहीं, उनको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा स्टेट के ऊपर, तो क्या फायदा उस चीज़ का। ठीक है, उनके पास पावर होनी चाहिए टैक्सेशन की। ये मैं उम्मीद करूंगा लास्ट में क्रिटिकली एनालाइज करूँ पंचायती राज को, वहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट रहा है पंचायती राज में टैक्सेशन का। ई से क्या हो गया, आपको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आप क्या करेगा, जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट करेगा। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा ध्यान में रखें। मैंने आपको बताया पावर्स डिवाइडेड है, एक है सेंटर स्टेट में, सेंटर में अगर इलेक्शन कमीशन है तो स्टेट में क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है, वो आपको ध्यान में रखना है। इलेक्शन कमीशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के भी इलेक्शन कराती है, वो चीफ मिनिस्टर के भी इलेक्शन कराती है। क्या मतलब, एमपी के भी इलेक्शन कौन कराएगा, अपना इलेक्शन कमीशन। और एमएलए के इलेक्शन भी कौन कराएगा, आपका इलेक्शन कमीशन ही कराएगा। वहां पे आप ये नहीं बोलो कि वहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, वो भी कौन कराएगा, वो भी कराएगा आपका इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, याद रखें, स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है मेनली पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन कराना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या, इलेक्शन कमीशन पीएम के भी इलेक्शन कराएगी, सीएम के भी कराएगी। ठीक है, वो और भी करवाएगी, पर ये दो मेन कराएगी, मतलब स्टेट के वही कराएगी। ऐसा नहीं बोलो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगी। जबकि जो आपका वो है, क्या नाम है इसका, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये किसके कराएंगे, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के। तो वहां पे हेड कौन होगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट पॉइंट क्या है नोट्स में, एस से सोशल ऑडिट आपको करना है। जो भी फंड्स एलोकेट हो रहे हैं, जो भी आप इनको एलोकेशन ऑफ फंड हुई है, उसका एक सोशल ऑडिट होना चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज के थ्रू। तो आपने क्या याद करना है, आपने याद करना है नोट्स। एक पॉइंट क्लियर, आगे चले। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या रिकमेंडेशन पढ़ी, मैं दोबारा एक बार रिपीट करूंगा, अभी याद करेंगे मेरे साथ। पहला पॉइंट, उधर 3 टायर इधर 2 टायर। दूसरा पॉइंट, उधर ब्लॉक इधर डिस्ट्रिक्ट। तीसरा पॉइंट, वहां पे पंचायत समिति, यहाँ पे जिला परिषद। ठीक है, चौथा पॉइंट आपने याद करना क्या, नोट्स, NOTES। एन से न्याय पंचायत, ओ से ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, टी से आपका आ गया टैक्सेशन की पावर, ई से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होना चाहिए, और एस से क्या आ गया, सोशल ऑडिट की पावर होनी चाहिए। ठीक है, इतना याद हो गया। अब आगे क्या, आपको याद रखना है कि आपने याद करना है, हमारी यहाँ फेमस जम्मू यूनिवर्सिटी है, कौन सी, SMVDU। SMVDU है ना, अब यू की जगह एस याद करना है। ठीक है, SMVDU, यू की जगह एस। ठीक है, अब एस से क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो शुड नॉट सुपरसीड PRIs, कि भाई अगर PRIs ने कोई फैसला किया है तो स्टेट गवर्नमेंट को उसको क्या करना है, उसको आपको उसको रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, और अगर 6 महीने में आपने क्या करना है, इलेक्शन करवाने ही करवाने। अगर 6 महीने खत्म हो, जैसे आज टेन्योर खत्म हुआ पंच का, तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं। वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट सुपरसीड PRIs। वरना क्या मतलब रहा है PRIs का, अगर स्टेट गवर्नमेंट उनको सुपरसीड करे जा रही है तो डिसेंट्रलाइजेशन तो हुई नहीं, वो अपने लेवल पे काम कर ही नहीं पाएंगे, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी, नेसेसरी अथॉरिटी नहीं होगी, नेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, नेसेसरी पावर नहीं होगी, तो क्या फायदा काम करने का। SM से क्या आ गया, मिनिस्टर्स ऑफ PRIs शुड बी अपॉइंटेड इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वहाँ पे PRIs से भी आपके शख्स होने चाहिए, पंचायती राज को रिप्रेजेंट करने के लिए भी वहाँ पे लोग होने चाहिए, मिनिस्टर्स होने चाहिए। V से वॉलंटरी एजेंसीज जो हैं, उनका इंपॉर्टेंट रोल है मोबिलाइज करने का लोगों को। देखें, अगर आप पंचायती राज एस्टैब्लिश कर दे, आप कुछ भी कर दो, बट एट द एंड ऑफ द डे लोगों की पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा उसका। अगर आज की हम देख कोविड-19 के पैंडेमिक की बात करें, अगर हम कोरोना वायरस के पैंडेमिक की बात करें, आज भी वॉलंटरी एजेंसीज सबसे मेजर रोल प्ले कर रही हैं, आपको सेंसिटाइज करने में, आपको आपको डिफरेंट डिफरेंट मैनर में आपको खाना पहुंचाने में, हर एक चीज़ करने में। ठीक है ना, अगर लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, डी से क्या आ गया, SMVD। डी से आगे डेवलपमेंट फंक्शन जो है वो किसको आपने ट्रांसफर करने हैं, इन्होंने बोला जिला परिषद को, जैसे इन्होंने पहले भी बोला था। ठीक है, और एस से यू की जगह एस। से क्या है, सीट्स रिजर्व होनी चाहिए SC और ST के लिए। ठीक है, SMVDU। अब क्या हुआ,
ऑल्दो ये सब कुछ हो रहा था, तो 1978 का टाइम फ्रेम था। अगर आपको याद होगा, आपका इमरजेंसी का टाइम लगी हुई थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट हार गई, तो जनता दल की गवर्नमेंट आ गई थी, पर वो फिर हार गई थी, वो भी कोलैप्स कर गई थी। तो हुआ क्या, आ जाके ये रिकमेंडेशंस को फॉलो नहीं किया गया, बट इसके बावजूद भी 3 स्टेट्स थी जिन्होंने इन रिकमेंडेशंस को फॉलो किया। क्या? कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन्होंने इसको फॉलो किया। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखें, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अगला क्या आ गया, देखो अगला पॉइंट आ गया जीवी के राव कमेटी। तीसरी कमेटी आपकी कौन सी है? जीवी के राव। क्योंकि देखिए, फर्स्ट में आपने देखा कि उस लेवल पे अभी तक पंचायती राज काम ही नहीं कर पा रहा। देखिए, आप हमेशा ध्यान में रखें। आप मुझे बताएं, आप आज मेरी वीडियो सुन रहे हैं इस टाइम पे बैठ के, क्यों सुन रहे हो? आप जब कॉलेज में थे, तो क्या कभी अपने टीचर की इस तरह से बात सुनते थे? मुझे लगता नहीं। सेशनल्स आप चीटिंग करके देते थे, सब यही करते थे। क्यों? ऐसा क्या कारण है कि आज बैक बेंचर भी जो है, वो इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं? वो क्लास, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लासेस है, वहाँ पे पूरा ध्यान से पढ़ रहे हैं, वो पूरा सीरियस है इस अकाउंट असिस्टेंट की जॉब के लिए। क्या कारण है उसका? एसएससी की जॉब के लिए, किसी भी जॉब के लिए। उसके पीछे का कारण है जॉब, कि अगर मैंने ये पढ़ा नहीं तो मैं खज्जल हो जाऊंगा, डंडा। सिमिलर मैनर में जब तक डंडा नहीं होता, कोई बंदा काम नहीं करता। एक सच्चाई है। और यहाँ पे कोई प्यूनिटिव एक्शन ही नहीं था स्टेट्स के अगेंस्ट। वो क्यों करे? वो आपने बोल दिया पंचायती राज एस्टैब्लिश करो, कोई प्यूनिटिव एक्शन है, कोई कुछ नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो स्टेट्स थी वो अपनी डिस्क्रिप्शन से काम कर रही थी, सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। अपनी मर्जी से करना है करो, नहीं करना नहीं करो, कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं था, कुछ नहीं था। यही कारण था मेन पंचायती राज का डिक्लाइन होने का। अब जीवी के राव कमीशन ने, जो कि प्लानिंग कमीशन ने अपॉइंट की थी, कब अपॉइंट की थी? 1985 में ये अपॉइंट हुई थी। इसने यही कहा, याद रखें इस पॉइंट को, इसको एक और बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये भी इसका नाम है। अब इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटाइजेशन है ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैज वीकन द पीआरआईज। जो मैं कब से बोलते जा रहा हूँ कि जब तक ब्यूरोक्रेटाइजेशन, यानी आईएएस जो अफसर लोग हैं आपके, आईएएस केएएस वगैरह जो अफसर लोग हैं, इनकी जितनी ज़्यादा इंटरफेरेंस अगर रहेगी पीआरआईज में, और पीआरआईज इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेंगी, तो आप जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन का मोटिव है, जो आपका असली मोटिव है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। यही कारण था। जो जीवी के राव कमेटी की कंक्लूजन भी यही निकला कि भाई, क्योंकि ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो रही है, क्योंकि आप लगातार जो आपके बाबूज हैं, जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इसको वीकेंड करने में लगे हुए हैं, आपकी पंचायती राज ग्रो नहीं कर पा रहा। यही कारण था, इसने पंचायती राज को क्या बोला था? ग्रास विदाउट रूट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा गया कि ग्रास विदाउट रूट्स जो है, ये किसने कहा था पंचायती राज को? जीवी के राव कमेटी ने कहा था। बाकी इसके रिकमेंडेशन सेम है, एक अलग है सिर्फ। वही इन्होंने बोला पीआरआई जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। जिला परिषद की इंपॉर्टेंस की बात की, जो कि पीछे वाली कमेटीज ने भी की। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसने बोला था कि भाई एक नई पोस्ट क्रिएट करो, कौन सी? डीडीसी की। अभी तक पीछे क्या था? इन्होंने बोला था कि जिला परिषद का हेड कौन होगा? डीसी, कलेक्टर। याद रखें ये बात, मैंने शायद मिस कर दिया होगा। पीछे भी आपके बलवंत राय मेहता कमेटी में भी क्या बोला गया था? डीसी हेड होना चाहिए। और अशोक मेहता कमेटी में भी यही सेम चीज को रिट्रीट किया गया था। पर यहाँ क्या बोला? एक नई पोस्ट क्रिएट करो, डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की। और इस पर्सन को आप क्या बनाओ? ही शुड एक्ट लाइक ए सीईओ ऑफ जिला परिषद, ठीक है? और एक जो आपकी वीडियो की पोस्ट है, उसको आपको रिवैम्प करना चाहिए, उसको आपको दोबारा लाना चाहिए। देखिए, फिर देखिए, ऐसे नॉर्मली आपको ये कमेटी मिलेगी नहीं, पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अकाउंट असिस्टेंट पंचायत का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको पूरी तरह से डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो मैं वीडियो सीरीज लाऊंगा 73rd अमेंडमेंट के ऊपर, इसको मैं काफ़ी डिटेल में जाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर ये 2 कमेटीज भी आपको ध्यान में रखनी है, दांतेवाला कमेटी एंड हनुमत राव कमेटी। देखिए, मैं मिस कर चुका हूँ इसकी डेट्स, आई एम सॉरी। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, बट फिर भी इसकी डेट्स, ये कब कमेटी बनी थी, मेरे ख्याल से 1985 के आसपास ही बनी थी। तो एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? तो दांतेवाला कमेटी और हनुमंत राव कमेटी, इन दोनों कमेटी ने क्या रिकमेंड किया है? दैट देयर शुड बी ए सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडी। क्या? इसने दोनों ने क्या बोला कि एक सेपरेट क्या होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडी होनी चाहिए। और उसको किसके अंडर होनी चाहिए? वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। यानी देखो, पीछे सब क्या बोल रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी का रोल कम करो, कलेक्टर का रोल कम करो, डीसी का रोल कम करो। यहाँ यही एक मेन फर्क है। हनुमत राय कमेटी ने क्या बोला था? इसने एडवोकेट किया था स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ कलेक्टर, कि कलेक्टर का स्ट्रॉन्ग रोल होना चाहिए। जो कलेक्टर है वो एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम करना चाहिए, इसने ये बोला था। और यहीं पे ये डिफरेंट था किससे? पुरानी कमेटी से। याद रखें, अगर आपको कोई पूछे जीवी के राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी,
बलवंत राय मेहता कमेटी और हनुमंतराव कमेटी, दांतेवाला कमेटी में क्या फ़र्क है? तो मेन फ़र्क क्या है, उन्होंने बोला था डीसी का रोल कम करो, इसने बोला था बढ़ाओ। Thus, it differed from all the previous committees which recommended reduction in the developmental role of district collector, which assigned a major role to पंचायत। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, रिड्यूस करो, इसने बोला था बढ़ाओ। यही मेन फर्क है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बात है अब वही, अब आई लास्ट आ गया एल.एम. सिंघवी, फोर्थ कमेटी। अब अगर हम एल.एम. सिंघवी कमेटी की बात करें, ये कमेटी कब बैठी थी? 1986। और मैंने जैसे बोला अभी तक पंचायती राज की लगातार कमेटीज बने जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं इसको उभारने की, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पंचायती राज वो अच्छे से काम करे, बट वो नहीं हो पा रहा। तो एक और कमेटी बैठी एल.एम. सिंघवी, जिसका मेन काम क्या था? इट वाज कमेटी ऑन रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, की किस तरह से हम रिवाइटलाइज करें पीआरआईज को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। अब वही बात आगे देखें, मैंने क्या बोला, जो बैक बेंचर है वो कॉलेज में नहीं पढ़ता था, क्यों? डंडा नहीं था। पर यहाँ पे पढ़ रहा है, क्यों? डंडा है। कौन सा डंडा है? जॉब का डंडा है। यहाँ पे क्या हुआ? सेम चीज थी। स्टेट्स को बोला आपने पंचायत एस्टैब्लिश करो, पर प्यूनिटिव एक्शन नहीं था, डंडा कोई नहीं था। एल.एम. सिंघवी ने यही किया। एल.एम. सिंघवी ने सीधे सीधे बोला कि भाई अगर आप चाहते हो पंचायती राज को एस्टैब्लिश करना, पंचायती राज फ्लॉरिश करे, देन यू नीड टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज इट। व्हाट? यू नीड टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज इट। मेनली केस पे फोकस किया, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायती राज। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एल.एम. सिंघवी कमेटी की मेजर रिकमेंडेशन, तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायती राज। ठीक है, साथ में इन्होंने फोकस किया था ग्राम सभा के ऊपर, एंड इसको क्या बोला था, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखें, पंचायती राज को क्या बोला था? एम्बॉडीमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ग्राम सभा को बोला था इन्होंने, क्योंकि मैंने आपको बताया ग्राम सभा में हम डायरेक्टली अपने उम्मीदवार को इलेक्ट कर रहे हैं। तो पूरे इंडिया में एक ही लेवल पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वो कौन सा लेवल है? ग्राम सभा का लेवल है। अब मेजर रिकमेंडेशन क्या, कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन करनी चाहिए पंचायती राज की, पीआरआईज को अपने संविधानिक एक स्टेटस देना चाहिए आपको। सेकेंडली इन्होंने बोला जुडिशियल ट्रिब्यूनल क्रिएट होना चाहिए, जिसमें आपके जो भी इलेक्शंस है पीआरआई से रिलेटेड, कुछ भी इलेक्शंस के रिलेटेड डिस्प्यूट है, वहाँ पे वो आपका मैनेज हो। न्याय पंचायत एस्टैब्लिश होनी चाहिए, जिसका मेन काम क्या होगा कि क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए आपकी न्याय पंचायत होनी चाहिए, जहाँ पे जो छोटे मोटे इश्यूज है वहाँ पे सॉल्व हो जाए। और साथ में इन्होंने बोला था विलेजेस को आपको फाइनेंशियली इनको क्या करना है? इंडिपेंडेंट बनाना है, इनको फाइनेंशियली और सोर्स देने हैं। अब ये जो मेजर रिकमेंडेशन थी एल.एम. सिंघवी कमेटी की, ये उसके बाद आपकी राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, क्योंकि राजीव गांधी गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट अमेंडमेंट के थ्रू, बिल के थ्रू इसको आपने इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में। 64th अमेंडमेंट के थ्रू, अमेंडमेंट बिल के थ्रू इन्होंने 1989 में इसको की पीआरआई इसको हमें संविधान में शामिल करना चाहिए, इसको इंट्रोड्यूस किया, बट वो फ्लॉप हो गया। 65th अमेंडमेंट के थ्रू 1989 में भी इसको किया था, आपका इंट्रोड्यूस किया था, पर दोनों जो थे राज्यसभा में आपके क्या हो गए? आपके फेल हो गए, बिल रिजेक्ट हो गया आपके राज्यसभा में। फिर वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने भी रीइंट्रोड्यूस किया था इसको 1990 में, पर वहाँ पे भी ये लैप्स हो गए। फिर पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसकी गवर्नमेंट थी जब ये बिल पास हुआ? तो पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी। उनकी गवर्नमेंट में इन्होंने जो नेसेसरी मॉडिफिकेशंस थी वो की, और ये जो बिल था ये दोनों हाउसेज में आपका पास हुआ। अब पास हुआ तो अब मेन पॉइंट आया है आपका क्या? अब देखें, पहला पॉइंट आप समझ रहे होगे अमेंडमेंट क्या होता है। 73rd अमेंडमेंट, अमेंडमेंट क्या चीज़ होती है? अमेंडमेंट, उसको मैं समझाता हूँ। देखिए अमेंडमेंट क्या होता है, अगर 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 हमें अपने संविधान में एक अक्षर भी चेंज करना है, इज का एम करना है, एम का इज करना है, कुछ भी करना है, तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। क्या बताया मैंने आपको? अगर हमने अपने संविधान को चेंज करना है, हमने अपने संविधान में कुछ ऐड करना है, कुछ निकालना है, तो हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। प्रोसेस का क्या नाम है? अमेंडमेंट प्रोसेस। अब अमेंडमेंट होती कैसे है? अमेंडमेंट को हम लिखते, अब देखो यहाँ पे हम पंचायती राज को ऐड कर रहे हैं ना संविधान में, क्योंकि संविधान में कोई भी चीज़ शामिल हो जाए उसको तो इम्प्लीमेंट करना ही करना है ना। तो अगर हम उसको संविधान में शामिल कर रहे हैं तो हमें क्या करनी पड़ी होगी? ऑब्वियस ही बात है, अमेंडमेंट, क्योंकि हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना। अब अमेंडमेंट करनी है तो उसको लिखते कैसे हैं? पहले हम लिखते हैं कौन से नंबर की अमेंडमेंट है, फिर हम लिखते हैं CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फिर हम लिखते हैं कौन से ईयर में अमेंडमेंट हुई। अब ये कौन से, अब संविधान में अगर चेंज किया, जैसे मैंने आपको बताया लोकसभा से पास हुआ बिल, राज्यसभा से पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट ने साइन किया, तो क्या हुआ? अमेंडमेंट हुई। अमेंडमेंट हुई तो कौन से नंबर की अमेंडमेंट थी? 73rd नंबर की अमेंडमेंट थी। कब हुई? 1992 में हुई। अब ये अमेंडमेंट हुई थी, 73rd अमेंडमेंट 1992 में हुई थी, पर ये अमेंडमेंट ये इंट्रोड्यूस
सॉरी, ये हम व्हेन डिड इट केम इनटू फोर्स? इट केम इनटू फोर्स ऑन 24th अप्रैल 1993। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। कब? 24th अप्रैल 1993 में ही हुआ। अब ये एनफोर्स हुई। अब इस अमेंडमेंट से हमने क्या किया? आपको मैंने बताया था अपने जो पहला लेक्चर था मेरा पॉलिटी का, उसमें जहाँ आप अगर आप आज ये पहला लेक्चर देख रहे हैं तो पुराने लेक्चर ज़रूर देखें, वहाँ पे आपको आइडिया बन जाएगा संविधान का, कि जो संविधान है वो पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स में डिवाइडेड है। मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट ऐड हुआ? पंचायत थी। पंचायत आर्टिकल कौन से? 243 से लेकर 243 ओ तक आर्टिकल ऐड हुए। शेड्यूल कौन सा ऐड हुआ? 11th शेड्यूल ऐड हुआ, और उसमें कितने सब्जेक्ट्स थे? 29 आपके सब्जेक्ट्स थे। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो 73rd अमेंडमेंट है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। हम 243 ए 243 से लेकर 243 ओ एक एक आर्टिकल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और उसको पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने का। ठीक है, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर था, आपको आपके काम आया, आपको समझ आया, और आपको पंचायती राज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आपको आइडिया बना व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन। आपको आइडिया बना कि पंचायती राज क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको फिर ये आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया मैंने। उसके बाद मैंने आपको बताया कौन सी कमेटी थी जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। देखिए, इसकी जो पीडीएफ है वो हमारा जो आपका व्हाट्सएप आपके ग्रुप्स हैं, हमारे 5-6 ग्रुप्स हैं, काफ़ी बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो आप उन ग्रुप्स में हम लगातार इसको हम पोस्ट करते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बी सेफ।